दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सवाल जवाब की 10वीं सीरीज। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, आप लोगों को सोच में आ रहा होगा कि आज नितिन सर लाइव नहीं है, फिर आज कैसे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस समय पूरे देश में लाइट को लेकर के हड़ताल चल रहा है। ठीक है, मोदी जी ने जो निजीकरण की व्यवस्था इस विद्युत वाले विभाग से जोड़ना चाहा, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और उसमें हम सभी भी पिस रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में मुझे लगा कि आपकी क्लास बंक नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए और आपको ये सीरीज़ दी जाए। ठीक है, तो चलिए जैसे भी यार देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस से मतलब होना चाहिए। ठीक है, हमको चीज़ें मिलनी चाहिए और पढ़ने के लिए चीज़ें मिल रही हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जो लोग भी ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर ऐसा वैसा, कंडीशन रख के पढ़ाई नहीं होती है। जो लोग कंडीशन रख के पढ़ते हैं ना, फिर उनका पढ़ना व्यर्थ है। पढ़ाई के लिए कोई कंडीशन नहीं, आप पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ सीखने समझने को ना मिले तब आपका नुकसान है, अगर कुछ मिलता है तो बेहतर है। चलो देखो, आओ पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार रखिए, यानी कौन पहले था कौन बाद में था ये आपको बताना है। तुलसीदास जी, चलिए आप सन बताइए जल्दी से, तुलसीदास जी का समय कौन सा था बताइए। अरे आपने एक आध बार तो सुना होगा ना कि तुलसीदास से अकबर मिलना चाहता था लेकिन कभी मिल नहीं पाया। तो अकबर वाला समय, अकबर हुमायूं का जो पीरियड था, शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, वही समय तुलसीदास का रहा है। ठीक है, तो तुलसीदास को अकबर के समय से कोरिलेट करेंगे और अकबर गद्दी पर बैठा था 1556 में, मृत्यु हुई थी 1604-5 के दौरान। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तो इनका समय हो गया। एक मोटी मोटा समय नोट करिए। राजा राम मोहन राय जी की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में। ठीक है, इसके अलावा वेदांत सभा और जो आपका आत्मीय सभा था और आपका जो हिंदू कॉलेज था उसकी भी स्थापना इन्होंने किया 1815 से लेकर 17 के दौरान। ठीक है, तो इनका समय हो गया एक मोटी मोटा। विवेकानंद जी का बात करें तो विवेकानंद जी के बारे में दोस्तों 1896 की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, 1896 में इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया था। और दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज से संबंधित थे, आर्य समाजी नेता थे, वेदों की ओर लौटो, शुद्धिकरण आंदोलन, ठीक है, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो 1875 यहाँ पे है। अब आपको बताना है कालक्रम, आप क्रम एक बार सेट करिए। अच्छा एक बार यार इनका जीवन वन तो नहीं पूछ देता, चलो एक बार सेट करते हैं ना। अब इसमें सबसे पुराने कौन है, तुलसीदास जी सबसे पुराने, यानी नंबर 1 पर तो तुलसीदास जी आएंगे। ठीक है, और सबसे अंतिम में देखिए आपके विवेकानंद जी नजर आ रहे हैं। ठीक है, विवेकानंद जी, लेकिन विवेकानंद जी सबसे अंतिम में जरूर है, लेकिन यहाँ पर जन्म के अनुसार बात करें तो दयानंद सरस्वती जी सबसे अंतिम में आएंगे। ठीक है, एक बार ऐसे आप सेट कर लेते हैं ना, चलिए आइए सेट करते हैं। यानी सबसे पहले हो जाएंगे आपके तुलसीदास जी, दूसरे नंबर पे हो जाएंगे आपके राजा राम मोहन राय जी, तीसरे नंबर पे आपके हो जाएंगे दयानंद सरस्वती जी और चौथे नंबर पे हो जाएंगे आपके स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, लेकिन नहीं नहीं, यहाँ पे 4 करेंगे पहले, 3 बाद में लिखेंगे ना, लिखने वाला कैसे करेंगे, रुकिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको। पहले नंबर पे तुलसीदास, दूसरे नंबर पे राजा राम मोहन राय जी और फिर आपके दयानंद सरस्वती चौथे नंबर वाले यहाँ पे आ जाएगा और 3 आ जाएगा, यानी 1 2 4 3 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3 गलती नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 2 4 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 गलत है, राइट खड़ा। ठीक है, 1 2 4 3 आपका बता दिया ना, क्रम सेट करना कोई यहाँ से सीखे ना, क्या दिक्कत है, गलत दिया होगा वहाँ पे। चलिए आगे देखिए, करा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया बताइए। आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और सत्य शोधक समाज। सबसे आसान क्या है, आप कहोगे सर थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे आसान है, कर्नल अलकाट ने इसकी स्थापना किया, बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज से जुड़े हुए थे ज्योतिबा फूले जी, ये आपका सही हो गया। और भारतीय ब्रह्म समाज ये बाद में अलग हुए थे, केशव चंद्र सेन जी उन्होंने बनाया था इसको, तो यहाँ पे कर दिया। और देवेंद्रनाथ टैगोर ये संबंधित हो जाएंगे आदि ब्रह्म समाज से, तो यहाँ पे मिलान कर दिया। अब मैच कराइए, ए का 2 हो गया और बी का 4 हो गया और सी का 3 हो गया और डी का 1 हो गया, यानी 2 4 3 1 मिलाइए, कहाँ पर ऑप्शन सही है, 2 4 3 1 आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया ना, एकदम आराम आराम से पढ़ते चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लाइव रहें ना रहें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो हूँ ना। और उसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पर लाइव में कुछ अलग तरीका मिलेगा और यहाँ कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना। तो मैंने कहा था कि नहीं वाले जहां कहीं भी देते दोस्तों, उसको पहले क्या कर देना, हाईलाइट कर देना। कह रहा है कॉप मिट्टी, कॉप मिट्टी भाई,
कॉप मिट्टी किससे संबंधित है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। आपको बताना है कौन कहाँ पर है, ठीक है। चलो इसमें सबसे आसान अगर बात करें तो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कपास वगैरह की खेती होती है और ये महाराष्ट्र वाले बेल्ट में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही सुमेलित है। कॉप मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी को ही कॉप मिट्टी के अंतर्गत रखा जाता है, इसमें धान वगैरह की खेती होती है, तो ये भी सही है। लाल पीली मिट्टी दोस्तों, ये इसमें जो है लाल पीली मिट्टी की बात करें तो इसमें ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में साइड में है। यार आंध्र प्रदेश में बहुत बढ़िया जगह है, बढ़िया क्या, टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किससे कहा जाता है? एक सेकंड, टोबैको सिटी ऑफ इंडिया, गुंटूर, हाँ गुंटूर, ठीक है, वो वहाँ पर हो गया। और ये तमिलनाडु वाला पूरा बेल्ट हो गया। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बाकी लैटराइट मिट्टी दोस्तों, तो लैटराइट मिट्टी लिख रहा है पंजाब, नहीं यार पंजाब में भी जलोढ़ मिट्टी होगा या कॉप मिट्टी होगा, पंजाब में लैटराइट नहीं है। लैटराइट मिलता है दक्षिण भारत में, खास करके, या आप कह सकते हो कि जो पठार वाला बेल्ट है ना, जहाँ जहाँ पठार, जैसे कर्नाटक का पठार हो गया, तमिलनाडु वाला बेल्ट हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार हो गया, ठीक है, तो इस वाले बेल्ट में लैटराइट मिट्टी होती है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप कह सकते हैं कि चौथा वाला आपका राइट आंसर है, क्योंकि पूछा भी है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है। पंजाब में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अरे यार, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से देखा जाए तो गेहूं और चावल के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पंजाब का है ना, तो सही उत्तर होगा पंजाब, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है कि लैटराइट मिट, अच्छा ये तो हो गया, मिट नहीं मिट्टी, ठीक है। चलिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। देखिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ा, मुझे हमेशा मेरे दिमाग में एक बात होती है कि आपको मैं नए नए प्रश्नों पर प्रैक्टिस कराऊं। पुराने घिसे पिटे प्रश्नों पर प्रैक्टिस कराऊंगा तो मेरा भी नुकसान है और आपका भी। क्यों? मुझे भी नई नई चीज़ें सीखनी है। मैं जब आपको पढ़ाता हूँ मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, ठीक है, बहुत कुछ दिमाग में रिवीजन होता है। यहाँ पर एक दो चीज़ें और आप जोड़ सकते हैं, जैसे मिड डे मील वाला खूब पूछता है। 1995 में मिड डे मील स्टार्ट किया गया था ना। अरे मध्याह्न भोजन योजना, हिंदी में बोलते हैं मिड डे, वैसे मिड डे मील बोलते हैं, ऐसे मध्याह्न भोजन योजना। तो दोनों तथ्य आप याद रखिए। सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2001 में। और साक्षर भारत मिशन ये सबसे अंतिम हुआ 2009 में, कांग्रेस में शासन में स्टार्ट हुआ था साक्षर भारत मिशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों ये सबसे शुरुआत ही इसी से हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से बाद में जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आ गया था, तो वो भी इसी में शामिल कर लिया गया था। तो आपका ये बन गया 1988। तो एक बार मिलाइए, यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, फिर 1 नंबर हो जाएगा, फिर 2 नंबर होगा, 3 4 1 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और जाना कहाँ है? कहीं भागना है क्या? भागना नहीं है ना, पढ़ाई करने आया तो पढ़ाई करिए आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सेकेंड, क्या हो गया दिक्कत है इसको? हो चलिए आगे देखिए, ये हो गया आपका। अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन लिख रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा लीजिए विचार करने के लिए तो हम लोग ही हैं। करा, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। अच्छा, तीसरी क्यों बोल रहा है दोस्तों? कोई रीजन है? सोचिए जरा, दिमाग पे जोर दीजिए। दूसरा लिख रहा है इसके पहले रेल कोच फैक्ट्री अलग जगह पर बनी है, ठीक है। आगे लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में पाटरी उद्योग बड़ा फेमस है। फिरोजाबाद दोस्तों चूड़ी के उद्योग के लिए फेमस है। कांच की चूड़ियाँ और कांच के सामान ये सब फिरोजाबाद में बनते हैं। ये पॉटरी उद्योग क्या है? गलत दे रहा है। तीसरा पॉइंट लिख रहा है यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है। चलो आगे पढ़ते हैं। प्रथम पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शुरू किया गया था। क्या सत्य है ये? क्या ये कथन सत्य है? ध्यान से सोच समझ के बताइए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री स्टार्ट किया गया था। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। क्या बताना है? कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, वो उस पर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है 1 और 2। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। यहाँ तीसरी लिख करके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार इसके लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। और अमेठी क्यों बोल रहा है? रेल कोच फैक्ट्री यार अमेठी नहीं, अमेठी के बगल में कौन सा है? रायबरेली है ना। तो अमेठी तो यहाँ नहीं होना चाहिए, या तो रायबरेली होना चाहिए। क्यों? आपका दिमाग क्या कर रहा है, बोलो।
तो अमेठी लिख करके दोस्तों ये गलत कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर रायबरेली होना चाहिए, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में नहीं है, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, तो पहला गलत हो गया। और ये पॉटरी उद्योग तो गलत ही दे रहा है, क्योंकि फिरोजाबाद में तो कांच के सामान बनाए जाते हैं, चूड़ी वगैरह, ठीक है। तो पहला और दूसरा गलत हो गया। तीसरा और चौथा दोस्तों आपके मन में डाउट होगा कि सही है कि गलत है, तो बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश का प्रथम रेसा फैक्ट्री जो बनाया गया था पॉलिस्टर रेसा वाला, वो बनाया गया था बाराबंकी में, लखनऊ के बगल में पड़ता बाराबंकी, ये सही है। और यूपी डिस्को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि यूपी डेस्को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत आने वाला एक निगम है, ठीक है। और ये प्रथम पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री जो है ये बाराबंकी में सन 1987 में स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अत्यधिक वर्षा के लिए कौन सा बादल जिम्मेदार होता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, या फिर पक्षाव स्तरीय मेघ, कौन सा बादल जो है अत्यधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर नाम ही उसके नाम में ही छिपा है कि सबसे ज़्यादा वर्षा होगा, उसका नाम ही है वर्षा स्तरीय मेघ। क्या नाम है? वर्षा स्तरीय मेघ, ठीक है। याद रखें दोस्तों, ये ऐसा मेघ होता है ना जो ऊपर नहीं, ये सबसे नीचे होता है। मतलब बादलों में भी कई होते हैं, कई बादल जो व्हाइट वाले बादल होते हैं ना सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो काले बादल होते हैं वो, जैसे आपने गाना सुना होगा, काले मेघा, ठीक है, ठीक है, पानी तो बरसाए। तो काले मेघा जो होते हैं ना, काले रंग वाले जो मेघा होते हैं, मेघा यानी मेघ, मेघ माने बादल, बादल का पर्यायवाची है, ठीक है, वो नीचे की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर वर्षा स्तरीय मेघ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? बताइए, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर के क्यों नहीं बरसते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, क्यों नहीं बरसते हैं। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, बरसात के लिए जरूरी क्या है? चलो हम थोड़ा सा ये सारी टॉपिक हटाते हैं और बरसात के लिए जरूरी चीज़ें देखते हैं। बरसात के लिए आवश्यक है कि पहले यहाँ पर जल हो, ठीक है, और जो जल हो दोस्तों उनका वाष्पीकरण हो, क्योंकि जब जल का वाष्पीकरण होगा तो यही जल क्या बनेंगे? बादल बनेंगे, और यही बादल ठंडा हो करके क्या करेंगे? बरसात करेंगे। तो दोस्तों जहाँ की हवाओं में आर्द्रता होगी, आर्द्रता माने क्या होता है? ह्यूमिडिटी। क्या होता है? ह्यूमिडिटी। अगर नमी होगी, हवाओं में नमी होगी, तभी वहाँ पर बरसात के कारण बनेंगे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो हवा नम होगी ना, जाएगा और आएगा तो हवा क्या होगी? नम होगी। जबकि राजस्थान की जो जलवायु है, रेगिस्तानी जो क्षेत्र है राजस्थान, वहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क हवाएं वहाँ पर चलती हैं, सूखी हुई हवाएं, गर्म हवाएं, वहाँ पर आर्द्रता नहीं है। और जहाँ पर आर्द्रता ही नहीं है वहाँ पर बादल नहीं बनेंगे, और जहाँ पर बादल ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, केवल रेगिस्तान वाले क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे में वहाँ पर वर्षा नहीं होती। हालांकि बहुत सारे वजह भी हैं उसके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सही वजह बननी चाहिए वो बनना चाहिए कम आर्द्रता। कम तापमान मत कहिए, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत जल्दी कम भी होता है और बहुत जल्दी ज़्यादा भी होता है। सबसे सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में तापांतर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, बड़ा मजा आएगा कसम से सूची मिलाने में। आ जाओ मिलाते हैं। लिख रहा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा दे रहा है, और पश्चिमी वायु प्रवाह से पश्चिमी वायु प्रवाह से, अच्छा इधर दे रहा है पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा, पेरू धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। चलिए बताइए दोस्तों जल्दी से, यहाँ पर कौन सी जलधारा किससे संबंधित है? एक चीज़ तो मैंने पढ़ाया था आपको कि गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है गर्म जलधारा है, क्योंकि स्ट्रीम माने आप समझिए भाप, और भाप से क्या होता है? गर्म होती है। तो ऐसे में इसको याद रखिए, गर्म जलधारा मतलब ए का 4 हो गया। ए का 4 होती है, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो गए, या तो पहला सही होगा या तो तीसरा सही होगा। चलिए देखते हैं कौन सही होता है, ठीक है। अब जो है दूसरा लिखा, दूसरा छोड़कर दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, तीसरा पढ़िए पेरू की धारा। अब पेरू देश का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पेरू देश का नाम सुना होगा। और पेरू जो है नीचे की तरफ है, वहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, प्रशांत महासागर के पास में है, तो ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो दोस्तों ये कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ये भी ठंडी जलधारा है। तो बचा क्या? बचा एक आपका, तो बी का 2 पे सेट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, ठीक है, 4 2 1 3, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन से बात करके उत्तर निकालिए, तब आपका उत्तर खूब निकलेगा, और कभी एक सिंगल क्वेश्चन भी दोस्तों गलत नहीं होगा। आगे देखिए, प्रवाल विरंजन परिणाम है। प्रवाल विरंजन क्या होता है दोस्तों?
बताइए प्रवाल विरंजन क्या होता है। एक लाइन में बताऊं ना तो याद रखिए वैश्विक तापन की वजह से ये प्रवाल विरंजन होता है। एक लाइन में याद रखिए वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये प्रवाल विरंजन होता है। अच्छा अब कई लोग बोलेंगे सर प्रवाल विरंजन होता क्या है, इसमें मतलब क्या होता है। तो याद रखिए दोस्तों आपने शैवालों का नाम सुना होगा, शैवाल समुद्री शैवालों का। तो शैवालों का जो सफ़ेद रंग होने से ऐसे समझिए ना कि शैवाल जो होते हैं ना वो अपने अंदर से कुछ बाहर निकालते हैं और बाद में वही चीज़ जमते जमते प्रवाल भित्ति का रूप धारण कर लेती, अगर एकदम सरल शब्दों में बताएं तो। और अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको बड़ा समझाना पड़ेगा अभी लाल हरे शैवालों के बारे में कि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फिर उनकी वृद्धि होती है, ठीक है। अगर उनको प्रचुर आहार नहीं मिलता है खाने को तो मरने लगते हैं, मरने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है वो एक साथ जमने लगते हैं, ठीक है। फिर वहाँ की जो रंग होता है वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का एक जो है पहाड़ी नुमा संरचना बनता है, पहाड़ी नुमा नहीं कहेंगे, एक वहाँ पर पट्टी कह सकते हो, ठीक है। ये बहुत लंबी लंबी पट्टियाँ होती, कई कई 100 किलोमीटर की पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रवाल विरंजन है। अगर आप ध्यान देंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति स्थित है, ठीक है। तो इस तरह मैं ऐसे चीज़ों को याद है कि सिंपल है, इसमें बहुत कुछ है नहीं। सिंपली जो आपसे पूछा है कि प्रवाल विरंजन किसका परिणाम है, तो याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रवाल विरंजन बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए अगला दे रहा दोस्तों, किसी ध्यान दीजिएगा किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी निश्चित समयावधि की बात कर दे और किसी निश्चित देश की बात कर दे, देश मतलब एक उसका निश्चित क्षेत्रफल हो, तो वहाँ पर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है उत्पादित वस्तुओं का, उनको नेशनल इनकम कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और इसी राष्ट्रीय आय में अगर आप जनसंख्या से भाग दे देंगे तो उसे क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है, सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा मतलब जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से मिले, यही ना नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है इसका मतलब। सुलभ मुद्रा लिख रहा है कि ब्याज, ये पहला गलत लिखा हुआ, ब्याज ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। ब्याज की कम दर, बचत की निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर या काले धन का आधिक्य, किसको कहा जाता है, सुलभ मुद्रा। तो दोस्तों जो आसानी से मुद्रा मिल जाए और आसानी से मुद्रा कम मिलेगी, आप बताओ। अगर एक बात बताओ, अगर आपकी सेविंग निम्न स्तर होगी, मान लो आप कम पैसा बचाओगे तो सुलभ मुद्रा है, वो तो दुर्लभ हो गया ना यार, वो तो दुर्लभ हो गया ना, वो सुलभ कहाँ है, वो दुर्लभ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आय का निम्न स्तर, ये बताइए आपकी इनकम ही पता चला कि महीने में 1000-2000 कमाते हो तो क्या 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 पैसा आप बचाओगे बताओ। और जब पैसा नहीं तो सुलभ मुद्रा किस बात की, भी गलत हो जाएगा। काले धन का आधिक्य, देखिए ब्लैक मनी, नंबर 2 का इनकम धंधा, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब किताबों में नहीं, ये सब खाली प्रैक्टिकल लाइफ में ही चलती हैं, किताबों में इनका वर्णन वर्णन नहीं होता, तो ये तो एकदम गलत है। तो अगर ब्याज की कम दर होगी, अगर बैंकों ने ब्याज घटा लिया कि भैया आप हमसे 100 रुपया ले लो, ब्याज देना केवल 2%, ठीक है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि सुलभ मुद्रा है, क्योंकि बड़ी आसानी से हमें यह मुद्रा मिल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ ब्याज की कम दर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाइट आज नहीं है, लग रहा है टैब में भी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दे रहा है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण लिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो सही है, कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं दिख रहा है पहले हमको। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले इसमें मुद्दा क्या है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा 73वें संविधान संशोधन का, जो हुआ था 1992 में, ठीक है। वैसे 93 लोग बोलते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था, लेकिन 92 है सन उसका, ठीक है। तो उस समय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, उसी से संबंधित है भाग 9, ठीक है। और अनुसूची 11 वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, प्लस अनुच्छेद जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 243। तो 243 अनुच्छेद जो है उसमें बताया गया कि SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया, और 1/3 स्थान जो था दोस्तों वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया वहाँ पर, ठीक है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर ये भी कहा गया कि अगर राज्य चाहे तो OBC वालों को भी यहाँ पर जो है उनको भी आरक्षण दे सकती है, ठीक है।
तो ऐसे में दोस्तों कथन एक तो सही है कि लंबे समय से डिमांड हो रहा था और ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो है दूसरा वाला कथन गलत है। वो लंबे समय से डिमांड इन चीज़ों का नहीं, मतलब पंचायतों में इनके लिए है ये सारी व्यवस्थाएं, लेकिन उसके लिए कोई वो नहीं किया गया, कोई जो है आंदोलन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर दूसरा कथन पता नहीं कि मुझे थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा गलत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि, फिर से पढ़िए, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि कह रहा है इसका तात्पर्य होता है दूसरा निर्वाचन, ठीक है। दूसरा लिख रहा है निर्वाचित प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचन जो होता है प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा आपने देखा कि राज्यपाल जो है राजनीतिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हो? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये चुनाव राजनीतिक मुद्दे ये सब बनाना है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो दे रहा है वो गलत है। तीसरा लिख रहा है निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। अरे बड़ा मानने की क्या जरूरत है भाई, वो मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल ही राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा अपने आप में सही है। चौथा, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। हाँ, ये भी सही था, ठीक है, वो इसके अधीन ही कार्य करता था। ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। तीसरा वाला यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि आंसर क्या हो जाएगा, एक तीसरा नहीं, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 में के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में किसे महक परी का उपनाम दिया गया? ये पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे मैं रिपीट नहीं करता हूँ बट ये गलती से रिपीट है, ठीक है। तो हजरत महल मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है वो महक परी जो थी शुरुआती समय में गणिका थी, गणिका माने, ठीक है, नाचने गाने वाली। बाद में शाही खेमे में उनको शामिल कर लिया गया और वो धीरे धीरे बड़े पद पर आ गई। इनके पुत्र का नाम था बिजरिश कादिर, उसके जन्म के बाद इनको महक परी को उपनाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ हजरत महल हो जाएगा, बेगम हजरत महल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बेगम बुलाया गया बाद में इनको। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम शाह लोदी को पराजित किया। फिर से देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों आपको पता होगा 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। यही ना पानीपत का तृतीय? हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। कर अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम शाह लोदी को पराजित किया, गलत दे रहा है। यह लड़ाई मराठों से हुआ था, न कि इब्राहिम शाह लोदी से, गलत है, ठीक है। अगला देखिए, इब्राहिम लोदी की बात करें, इब्राहिम शाह लोदी से, तो वो लड़ाई हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसको बाबर ने लड़ा था। अहमद शाह अब्दाली का नाम ही नहीं आता, वो 1526 ईस्वी की बात करते हैं। दूसरा कथन लिख रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, गलत दिया है। दूसरे वाले में उसके पिताजी की मृत्यु हुआ था, जिनका नाम था हैदर अली। तीसरे वाले में मृत्यु नहीं हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में लड़ा गया था, उसमें जो है इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी? टीपू सुल्तान की। तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा दे रहा है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था, इसलिए हुआ था। तो आपको पता होगा प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई है। कब हुई है? 17। देखिए मैं यहाँ पर इसको इसलिए चला रहा हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मार्कर जो है मेरा ये गड़बड़ काम कर रहा है, ठीक है। देखिए अपने आप चल रहा है, इसलिए मैं बार बार यूज नहीं कर रहा हूँ, समझाने पर पूरा प्रयास दे रहा हूँ कि 1757 में ये लड़ाई हुई थी प्लासी का। लेकिन इसमें जो मीर जाफर सेनापति था उसने धोखा दे दिया था, वो लॉर्ड क्लाइव के साथ जाकर मिल गया था, इस वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कथन 3 सही है, लेकिन पहला दूसरा गलत है, ठीक है। केवल 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सत्य उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किससे संबंधित है? भाई किसने कहा था कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये लड़ाई है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित, जो हुई थी 1799 में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, ठीक है, 1799। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। पैबाकी शब्द से तात्पर्य था। पैबाकी शब्द से क्या मतलब है दोस्तों?
बताइए जल्दी से, पैबाकी किसे कहते थे दोस्तों? ये आज का शब्द नहीं है, मुगल काल में इसका चलन था। और उस समय पैबाकी कहा जाता था, जैसे भूमि की पैमाइश होती थी, नापा जोखा जाता था। तो याद रखिए, भूमि को जब कर के आधार पे विभाजित करते थे तो वहाँ पर दो हिस्सों में बांटा जाता था और उसमें पैबाकी शब्द आता है। ठीक है, यहाँ पर पैबाकी जो है दोस्तों, ये भूमि से संबंधित है। कर तो बाद में, पहले भूमि से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। लिख रहा है, मुगल काल में जागीरों के हस्तांतरण की एक आम प्रक्रिया बन गई थी। ऐसे हस्तांतरणों के समय वह भूमि केंद्र के देखरेख में रहती थी और जिसे पैबाकी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ कर्मचारियों को उनके बंधे कार्यों के अतिरिक्त कुछ सौंप दिए जाते थे। उन्हें पारितोषिक स्वरूप कुछ जमीन दी जाती थी जिस पर लागू करके वे वसूल सकते थे। ऐसी भूमि भी पैबाकी के अंतर्गत ही आती थी। अगला देखिए, निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में सजाइए। आगरा का किला, आगरा का किला दोस्तों किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। ठीक है, चलिए, आगरा का किला अकबर ने बनाया। दिल्ली का लाल किला ये शाहजहां ने बनाया। कुतुब मीनार ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो सबसे पुराना यही था। ठीक है, तो 3 वाला पहले हो जाएगा। और ताजमहल शाहजहां ने बनाया। तो इसके बाद सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा आगरा, मतलब सॉरी, कुतुब मीनार के बाद आगरा आ जाएगा। आगरा के बाद दिल्ली का लाल किला आ जाएगा, यही ना। और लास्ट में आ जाएगा ताजमहल। ताजमहल दोस्तों सबसे आखिरी में बना है, 1632 में काम शुरू हुआ और 52 में जाके समाप्त हुआ है। शाहजहां ने बनवाया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, करोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? करोड़ी, करोड़ी दोस्तों ये किसके राज दरबार से संबंधित है, पहले ये बताइए। ठीक है, क्योंकि ये राजस्व अधिकारी के लिए इस्तेमाल होता था। किसके लिए? राजस्व अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होता था। करोड़ी शब्द जो है ये अकबर के राज व्यवस्था, जब राज दरबार लगता था तो उसमें होता था। आपने करोड़ी मल का नाम सुना होगा ना, तो आपने सुना होगा आईने दहसाला एक पद्धति स्टार्ट किया था अकबर ने, उसी में करोड़ी मल वाले अधिकारी होते थे। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। और इनका काम क्या था? करोड़ी मतलब क्या होता था कि जो कर वसूला जाता था वो करोड़ों में, करोड़ों में। ठीक है, तो इसीलिए उनको करोड़ी मल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके राज दरबार से संबंधित था? जीवक किसके राज दरबार में था दोस्तों? तो बिंबिसार के राज दरबार में था। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध भी उसी के समकालीन है। बिंदुसार मत करिएगा, गलत हो जाएगा। बिंदुसार बहुत बाद में आया हो, तो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था और बिंदुसार का लड़का अशोक था, वो बिंदुसार है। ये बिंबिसार की बात कर रहा हूँ जो हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, और ये जो चंड प्रद्योत दे रहा दोस्तों, चंड प्रद्योत भी उसी के समय में था क्योंकि बिंबिसार की लड़ाई हुई है। ठीक है, तो चंद प्रद्योत भी आप याद रखेगा और इसी को सही करने के लिए ये जीवक को भेजा गया था। ठीक है, तो याद रखेगा। तो अगर समय की बात करें स्पेशली, ठीक है, तो ये बिंबिसार के राज दरबार से संबंधित थे और चंड प्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार ने स्वयं भेज रखा था। ठीक है, इनको तो भी याद रखेगा। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तर उत्तर के पीछे नहीं भागना, मैं जो बता रहा हूँ सही है। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो, खजुराहो मंदिर दोस्तों ये चंदेल वंशी शासकों ने बनाया। और कब बनाया? तो याद रखें 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी तक जो है इसको निर्माण किया गया। काफ़ी 1000 साल लगा था। ठीक है, 1000 सॉरी 100 साल लगा था, 1000 कहाँ आ जाएगा। ठीक है, 100 साल लगा दोस्तों बनाने में इसको। 950 से 1050 कितना होगा? 100 साल होगा ना, गिनती कर लो। ठीक है, तो चंदेल वंशी शासकों द्वारा बनाया गया। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खजुराहो को सेक्स टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नंगी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। ठीक है, पूरे पूरे मंदिर ऐसे बनाए गए हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी कुछ और राजवंश और मस्जिद मंदिर दे रहा है। ठीक है, जैसे विजयनगर में हजारा मंदिर है, परीक्षा में खूब पूछता है। विट्ठल स्वामी मंदिर है, खूब पूछता है। विरूपाक्ष मंदिर है, ये भी खूब पूछता है। ये तीनों मंदिर जो है विजयनगर से संबंधित है। बहमनी का जो सुल्तान था उसने गोल गुंबद बना रखा था। ठीक है, और इसको याद रखेंगे थोड़ा सा, बहमनी का सुल्तान। ठीक है, गोल गुंबद और चार मीनार कुली कुतुब शाह से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा। गुप्त राजवंश की बात करें तो देवगढ़ का दशावतारम मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, सांची का मंदिर, एरड़ का मंदिर। ठीक है, ये सभी गुप्त राजवंश से संबंधित है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? किस अभिलेख से पता चलता है? तो एक अभिलेख है भीतरी स्तंभलेख। ठीक है, जिससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का एक राजा था, ठीक है, उसने हूणों को बुरी तरह से पराजित किया था। और ये अभिलेख मिला कहाँ था? तो ये गाजीपुर जिले से प्राप्त हुआ है, वहीं पर एक भीतरी जगह है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा।
ई रोम क्या है दोस्तों? ई रोम, इसके बहुत सारे नाम थे पहले, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा शायद अभी ई रोम का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो इसको बोला जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम माने होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ईपी इसलिए नाम दिया गया इससे आगे कि उसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी उसको आसानी से इरेज किया जा सकता है, डेटा को इरेज करके फिर से एक नया डेटा वहाँ लिखा जा सकता है, तो उसका नाम दिया गया ईपी रोम। बाद में इसका नाम दिया गया ईईपी रोम, एक और ई ला के जोड़ दिया गया। ये हुआ इरेज कैसे होगा, तो हुआ कि इलेक्ट्रॉनिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ईईपी रोम नाम दे दिया गया, तो इस तरह से इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इरेजेबल वाला। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, ठीक है। कौन रात्रिचर होता है? अरे हम ही लोग रात्रिचर है, रोज रात को 2-3 बज जाता है तो रात्रिचर ही हुए ना। तो ध्यान दीजिए कौन से जंतु जो है पूरी तरह से रात्रिचर होते हैं। लिख रहा है घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। तोता कभी रात में देखा है? नहीं, तोता गलत हो जाएगा। मच्छर, मच्छर तो रात में लगते हैं, बहुत लगते हैं, कल ही मैंने मच्छरदानी निकाला है। चमगादड़, उल्लू, उल्लू तो रात में है, चमगादड़ भी रात में, मच्छर भी, ये सही हो सकता है। मच्छर, गौरैया, हिरन, हिरन से कोई मतलब नहीं है। उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। अच्छा, ये चौथा वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन दोनों बड़ा खतरनाक ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिए उल्लू तो 100% सत्य है। क्यों? उल्लू बेचारे को रात में ही दिखाई देता है तो रात में ही निकलते हैं। और चमगादड़ भी रात से संबंधित है। क्यों? चमगादड़ दिन में उड़ता नहीं है, ठीक है, रात में ही चलता है। तो ये दोनों सही है। बाकी अब मच्छर करे कि कुत्ता करे, तो कुत्ते का सोने का समय होता है, कुत्ता डिस्टर्ब होता है तब रात में भौंकता है, ठीक है। कुत्ता रात वाला जानवर नहीं है, दिन में है। मच्छर रात में लगते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ मच्छर वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, अगला दे रहा है रात्रिदर्शी उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रात्रिदर्शी उपकरणों में किस प्रकार की तरंग? छ किरण। छ किरण क्या होता है भाई? छ किरण क्या होता है? पता नहीं, कुछ लिखना था कुछ भी लिखा गया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो पहला वाला ऑप्शन। दूसरा है अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे। तो अगर रात्रि की बात करें, यानी क्या कर सकते हैं बताइए, क्या किया जा सकता है, क्या पूछना चाहता है ये? रात्रिदर्शी उपकरणों मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जैसे छ किरण, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो तरंग। नहीं 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 नहीं, अवरक्त तरंग कर सकते हैं। क्यों अवरक्त तरंग का दीजिए? जैसे मान लीजिए, अगर मुझे क्लियर नहीं है, एक बार देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए क्या दे रहा है, रात्रिदर्शी उपकरणों में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये किरणें उष्मीय विकिरण है जिस पर ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में, फोटोग्राफी करने में, टीवी रिमोट कंट्रोल आदि में किया जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ये पूछने का मतलब था, याद रखेगा दोस्तों। फिलहाल नया क्वेश्चन था तो यार आपके लिए नया प्रश्न है तो मेरे लिए भी नया प्रश्न है, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। आप लोग बस मेहनत से पढ़ाई करते चलिए और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एक बार दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा कि ये जो मैं वीडियो आज बनाया हूँ क्या इसमें आप सूटेबल हैं। अगर सूटेबल हैं तो मैं आपको एक प्रॉमिस करूँगा कि जो कभी आपकी क्लास जो बंक हो जाती है ना, वो कभी बंक नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब मुझे लाइव क्लास लेना पड़ता है ना, तो बड़ा शेड्यूलिंग बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर हैं और जो लोग भी हैं, तो मुझे बड़ा शेड्यूलिंग बनाना पड़ता है। एक तो मुझे बाहर की चीज़ें देखनी रहती हैं, जैसे कि अपना वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, कौन क्या मटेरियल टाइप कर रहा है, उनके कंटेंट हैं, बहुत कुछ बनाना रहता है। तो मैं बहुत सारी जगह पे बिजी रहता हूँ, ऐसे में मैं समय कम निकाल पाता हूँ। तो लाइव आने के लिए मुझे प्रॉपर एकदम समय चाहिए होता है। जबकि अगर मैं कभी टैब से अगर जब इस तरह पढ़ाता हूँ तो उस समय मैं मतलब अभी किसी भी अवस्था में हूँ, लेकिन मेंटल चीज़ें में देखिए, दिमाग से तो वैसे ही रहूँगा। कोई मेरे से 12 बजे रात को ही पढ़ेगा तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, और कोई मुझे सुबह के 5 बजे बोलेगा तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, तो कुछ बदलता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की चीज़ें आपको पसंद आएगी तो एक प्रॉमिस मैं करूँगा कि आपकी क्लास कभी रुकेगी नहीं, ज़बरदस्त प्रैक्टिस ऐसे चलती रहेगी। क्योंकि ऐसे में क्या है ना कि मैं जब भी फ्री हूँगा फटाक से बना लूँगा। वैसे लाइव में क्या होता था कि मुझे वेट करना पड़ता था, उस टाइम का वेट करना है, उस टाइम का ध्यान रखना है, सामने आना है, ठीक है। और प्रॉपर एकदम ठीक ढंग से, अब जानते हैं कि यार कैमरे के सामने आने के लिए यार मुंह धुलो, ये करो वो करो, ठीक है, सब मेंटेन होकर के तब आना पड़ता है। तो आने के लिए भी मतलब एक आधे घंटे की क्लास है तो उसके लिए आधे घंटे तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, कि चलो हाँ चलते हैं, ठीक है, सारा सिस्टम है, बैटरी है, माइक है, सब कुछ चेक करो। तो अब इस तरह क्या होता है कि ये हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। और हम जब चाहे जैसे जिस अवस्था में चाहे वैसे क्लास ले सकते हैं, क्योंकि दिमाग में वही सारी बातें। तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, तो आपकी तरफ से जो इशू आता है कि सर आप जो है
क्लास आपकी बंक हो जाती, टाइम से मिल नहीं पाती, वो कभी गड़बड़ नहीं हुई। क्यों? टैब मेरे हाथ में, रात के दिन दिन रात रिकॉर्डिंग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1% का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है। प्लस निवेदन आप सभी से वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।